स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। मैं इंजीनियर फैज़ान राइज नेशन से। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं साइका नवाज़ अज़मत, पूर्व निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी, सीतामढ़ी लोकसभा प्रत्याशी 2024। मैं तीसरे स्थान पर रही। लोगों के दुआओं और लोगों के साथ की वजह से मैं तीसरे स्थान पर रही। लोगों के भरोसे ने मुझे तीसरे स्थान पर लोकसभा में पहुंचाया था। सीतामढ़ी लोकसभा से मैं मैम अभी सीतामढ़ी में 8 विधानसभा का सीट है, जिसमें एक जनसुराज के प्रत्याशी ज़ियाउद्दीन खान साहब सीतामढ़ी से अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। आप जनसुराज से जुड़ी हुई हैं, तो आप किन कारणों से वो अपना नामांकन आपको इस बारे में कुछ जानकारी है क्या? इस बारे में तो मुझे ऐसे तो कहना मैं यही चाहूँगी कि उन्हें नामांकन वापस नहीं लेना चाहिए। वो जब मैदान में आए हैं, मैदान में जब आए और जिस सोच और विचारधारा के साथ आए थे, तो उसे मैदान में डटकर खड़े रहना चाहिए। बाकी लोगों का भी काम है, लोगों का काम है भरोसा करना। वो भरोसा और विश्वास दिखाते तब तक के तो समय देना चाहिए। उससे पहले उसने नामांकन वापस नहीं लेना चाहिए था नामांकन वापस। यहाँ पर एनडीए हो गई या फिर महागठबंधन, एनडीए से जैसे नीतीश कुमार जी का है कि मुख्यमंत्री के रूप में, और महागठबंधन की तरफ से जैसे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो आप इन दोनों के विचारधाराओं से नहीं जुड़े, या फिर नीतीश कुमार की सरकार है लगभग 20 साल से, तो आप एक अलग चले गए, जनसुराज की तरफ चले गए। क्या कारण मानते हैं आप इनको? नीतीश कुमार जी की क्या गलती लगती है आपको? जैसा कि आपको पता ही है कि नीतीश जी 20 साल से सरकार में हैं जी। वो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, लेकिन उसमें जो योजनाएं कागजी तौर पे है वो ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। जैसे सरकार शराबबंदी ले लीजिए। शराबबंदी वो कहते हैं, हर जगह पोस्टर चिपका है, कहीं शराब बंद है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था का नीतीश जी दावा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए। स्कूल में जाके देखिए, सरकारी स्कूल की हालत बद से बदतर है। वहाँ अगर शिक्षक है तो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है तो शिक्षक नहीं है, अगर दोनों है तो फिर पढ़ाई नहीं है। मैम बीपीएससी के जरिए 4 लाख टीचर्स को बहाल किया गया। आप तो खुद ही यूपीएससी के एस्पिरेंट रही हैं, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका है जी। तो आप बीपीएससी की, जो कि प्रदेश की जो चयन आयोग है उसमें सबसे बड़ी एक चयन आयोग है, हाँ। तो अब कहाँ से नीतीश कुमार जी कैसे बहाल करे टीचर को? तो टीचर बहाल करने का अच्छा रास्ता है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है जी, प्रशासन जो है वो उनका करप्ट है। पूरा प्रशासन करप्ट है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, जिसके कारण वो बीपीएससी ला के रख दे या यूपीएससी ला के रख दे। हम कह रहे यूपीएससी से भी अगर शिक्षक चयन करेंगे ना, तो यहाँ की व्यवस्था, करप्ट व्यवस्था के कारण वो सब अच्छे से इम्प्लीमेंट होना संभव नहीं है। आप जिस समाज से, जिस समुदाय से आती हैं, तो आपको किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आप बहुत कम एज में ही राजनीतिक कैरियर अपना शुरुआत की इस तरीके से। ज़्यादातर होता है कि नाम के महिला कैंडिडेट होती है, वो फील्ड में होती नहीं है। आप अच्छे सी चीज़ों को जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी लोकल स्तर पर देख लिया जाए, चाहे वो मुखिया के जनप्रतिनिधि हो या सरपंच के जनप्रतिनिधि हो, वो महिलाएँ नाम की होती है, सिर्फ कागज़ पर होती है। उनका सारा काम जो है पति उनके करते हैं या उनके आसपास के लोग करते हैं। लेकिन आप किनको अपना आइडियल मानती है ये नेता बनने में? आप सही सवाल किया आपने। हम जिस समाज से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, यहाँ हर कुछ अगर महिलाएं जैसे कि कोई और जॉब करती है या कुछ काम करती है तो उसके लिए नहीं रोका जाता है। लेकिन खासकर राजनीति के लिए, राजनीति को सब यहाँ गंदा खेल समझते हैं, लेकिन राजनीति से ही पूरी ज़िंदगी जुड़ी है। ज़िंदगी का हर पहलू अगर राजनीति में आपका अच्छा पकड़ है, अच्छे तरह से आप राजनीति करना जानते हैं, तो उससे फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था, जो भ्रष्ट जो प्रशासन है, उस सब के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। किनको आइडियल मानती हैं आप? मैं अपनी आइडियल बीबी अमतुस सलाम बेगम को मानती हूँ, जिसने एक क्रांतिकारी के लिए, आज़ाद भारत करने के लिए उसने एक क्रांतिकारी का रूप लिया था। और मैं उनको, समझिए मैं एक क्रांतिकारी की तरह
इस राजनीति में आई हूँ। किस तरीके का दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है राजनीति में? अब लोगों का जो लोगों का किस तरीके का कटाक्ष रहता है आपके ऊपर? लोगों के कहना रहता है कि एक मुस्लिम होकर राजनीति में क्यों आ गई, कम उम्र है, ये वो बहुत से सवाल रहते हैं। इसमें नहीं आना चाहिए, राजनीति गंदी है। मुसलमान हो, मुसलमान के लिए राजनीति ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर मुसलमान के लिए राजनीति अच्छा नहीं होता, राजनीति तो खैर से इंडिया का राजनीति के नाम पे कुछ अलग ही लोग की विचारधारा बन गई है। लेकिन जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए जाते थे तो वो साथ में महिलाओं को, औरतों को भी लेकर जाते थे। तब का पर्दा भी इससे अच्छा पर्दा था, फिर भी लेकर जाते थे। लोग आज भी पर्दा प्रथा की वजह से ही महिलाओं को पीछे रख रहे हैं, कहते उनकी सोच छोटी है। बस ऐसा नहीं है। जब हमारे हुजूर उसको जंग में लेके जाते थे, अगर कोई जख्मी होता था तो उसकी इलाज महिलाएं करती थी। यही सब दिखाने के लिए ना कि आगे की नस्ल भी हमको कॉपी करे। तो यही सब देख के मैं राजनीति में आई। 2-3 मूलभूत समस्याएं जो कि मुस्लिम महिलाएं जो है फेस करती हैं, तो उनको आप किस तरीके से आपको लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं, महसूस कर रही हैं मुस्लिम महिलाओं में? मुस्लिम महिलाओं में सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होने के कारण वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाती है, ना अपने बच्चों के बारे में, ना अपने घर के बारे में, ना वो आसपास के वातावरण को भाप पाती है। जो भ्रष्ट, अभी देखिए बिहार का क्या हाल चल रहा है। बिहार में पलायन बहुत ज़्यादा है, और पलायन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर पुरुष बाहर रहते हैं। पूरा समझिए प्रदेश रहते हैं। घर को संभालती है महिलाएं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से नहीं संभाल पाती है। सिर्फ घर का रख रखाव, वही खाना पीना तक ही देख पाती है। उसके बाद बच्चे उसके सरपरस्त में होते, वो उसके लिए अच्छा नहीं सोच पाती। मैं कई जगहों पर देखा हूँ, इधर खास करके जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, उधर मैं देखा हूँ कि महिलाओं का मतलब ये मुस्लिम बच्चियों का मदरसा खोला गया। उससे किस तरीके का प्रभाव आएगा समाज में? मुस्लिम बच्चियों का जो मदरसा खोला गया है, उससे भी तालीम का मतलब कि बुनियाद डाला गया है। उससे भी वो उसको पढ़ने आएगा, तभी तो वो कुछ ज़्यादा पढ़ पाएंगे, तभी तो कुछ सोच पाएंगे और सोशल से जुड़ पाएंगे। और इंशाल्लाह वो लोग अगर अच्छा रहेगा तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सबसे भी अगर अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत कर सके। इकोनॉमिकली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी कुछ फ्रीडम फील होता है, और फ्रीडम फील होने के बाद वो अपना ख्याल रख पाएंगी और ज़्यादा किसी पे बोझ नहीं बनेगी। ये सब ठीक है, अच्छी बात है। और अंत में मैम, आप अगर कुछ कहना चाहती हो, आपके जो मन में हो बातें, वो अंत में कह दीजिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप वोट, खासकर अभी वोट चल रहा है, वोट डर कर ना करें। ये सोच कर ना करें कि हमको बीजेपी को हराना है। वोट किसी पार्टी के डर, दबाव या किसी लोग के दबाव में ना करें। ये आपका फ्रीडम है। आप जिसको चाहे, आपको जो नेता अच्छा लगे, जिसकी सोच, जिसका मुद्दा आपको अच्छा लगे, जो आपके बारे में सोच रहा है, आप उसको वोट करें। आपसे आग्रह है कि आप सब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही आप वोट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।